आर्या अपने हाथ में पकड़ी हुई रॉड को घुमाने लगी। सरकार ने अपने सेक्रेटरी की तरफ देखा। सेक्रेटरी बाहर निकल गया। उसके साथ ही सरकार का बॉडीगार्ड जो ड्राइविंग सीट पर था वो भी बाहर आ गया। कार में बस सरकार बचा। ये देखकर वरिष्ठ और वशिष्ठ भी कार से बाहर आ गए। अब सिम्हा ने यह सब देखकर एक गहरी सांस ली। उसने खुद से कहा, कहां मैं इन गुंडों के बीच फंस गया। इतना कहकर वो भी बाहर निकल गया। वरिष्ठ ने कहा, यहीं रहना कार के पास। अब सिम्हा ने कहा, मैं तुम लोगों की फाइट में पड़ने भी नहीं वाला। तुम लोगों को जो करना है करो, जो मर्जी करे सब, मेरा क्या जाता है। कोई जिए कोई मरे। वशिष्ठ और वरिष्ठ ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और फिर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वशिष्ठ ने कहा, आर्या का असर पड़ गया, आर्या का असर पड़ गया इस पर। वरिष्ठ ने सामने देखा और फिर कहा, हम अब पार्टिसिपेट करेंगे। वशिष्ठ ने कहा, मुझे नहीं लगता हमारी जरूरत पड़ेगी। जस्ट एंजॉय द शो। इतना कहकर वो कार के हुड पर टांगे नीचे की तरफ लटका कर बैठ गया। वरिष्ठ भी वहीं गाड़ी पर टेक लगाकर खड़ा हो गया। अब सिम्हा ने दोनों की तरफ देखा और फिर उसने मन ही मन सोचा, तीनों भाई बहन पागल हैं। उधर आर्या सरकार के गार्ड्स की तरफ देख रही थी। 3 गार्ड उसकी तरफ बढ़े। आर्या ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, आओ सालो, आज फैसले का दिन है। इतना कहकर वो भी आगे बढ़ी। एक गार्ड ने उसे पंच मारना चाहा, पर वो झुककर एकदम से आगे बढ़ गई। आगे बढ़ते ही उसने जंप किया और पीछे आ रहे दूसरे गार्ड को जोरदार पंच मुंह पे मार दिया। तीसरे गार्ड ने भी आगे आना चाहा, पर आर्या ने रोल करते हुए उसे जोरदार किक मारी। वो गार्ड भी गिर गया। पहले वाले गार्ड ने पीछे मुड़कर आर्या के पीठ पर किक वार किया। आर्या हल्की सी हिली, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब सिम्हा ये देखकर चौंक गया। उसने वरिष्ठ और वशिष्ठ की तरफ देखा जो आराम से तमाशा देख रहे थे। अब सिम्हा ने उनकी तरफ देखा और फिर कहा, तुम लोगों के सामने तुम्हारी बहन को चोट लगी और तुम लोग तमाशा देख रहे हो। वरिष्ठ ने सामने की तरफ देखते हुए कहा, हमारी बहन गुड़िया नहीं है, लोहा है। जितनी चोट खाएगी उतनी ही पक्की होगी। वशिष्ठ ने कहा, डोंट वरी, शी कैन हैंडल इट। तुम बस बोर मत करो हमें। अब सिम्हा ने उनकी तरफ देखा और फिर वो कार के दूसरी तरफ चला गया। उसने प्रथम को फोन लगाया। प्रथम के फोन उठते ही अब सिम्हा ने धीरे से कहा, आई नीड बैकअप। मैं आपको लोकेशन सेंड करता हूँ। प्रथम ने हैरानी से कहा, क्या हुआ, कहाँ हो तुम, ठीक तो हो? अब सिम्हा ने कहा, मैं ठीक हूँ। आर्या सरकार के आदमियों के साथ भिड़ गई है। प्रथम ने कहा, इसमें कोई मदद नहीं कर सकता मैं तुम्हारी। अब सिम्हा ने हैरानी से कहा, क्यों पर? प्रथम ने कहा, ये मुंबई के गैंग लीडर्स की फाइट है। इसमें पुलिस का बीच में ना पड़ना ही बेहतर है। लड़ने दो उन्हें, तुम इस फाइट से खुद को दूर रखो। इतना कहकर प्रथम ने फोन काट दिया। अब सिम्हा ने फोन की तरफ गुस्से से देखा और फिर चिढ़कर कहा, हाश। उधर आर्या उस गार्ड की तरफ मुड़ी। तभी पीछे से आवाज आई, आर्या। आर्या ने पीछे देखा तो सरकार कार से बाहर निकल आया था। आर्या ने मुस्कुरा दिया। फिर वो सरकार की तरफ बढ़ी। सरकार ने कहा, क्या कर रही हो तुम? इस तरह सरेआम मुझ पर हमला करने का अंजाम जानती हो? मैं तुम्हें इतना कहते हुए वो चुप हो गया क्योंकि आर्या ने उसके कॉलर पकड़ ली। उसे जोर से धक्का देकर कार के साथ टिका दिया। आर्या ने कहा, अंजाम की परवाह तो मैंने कभी की ही नहीं। सरकार पर तुम्हें सोच लेना चाहिए था कि तुम्हारा क्या अंजाम होगा जब तुमने मेरे घर में अटैक कर भेजा था। सरकार ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। मैं तुमसे उम्र में कई साल बड़ा हूं, कम से कम इस बात की तो इज्जत करो। आर्या ने कहा, आई डोंट रिस्पेक्ट एनीवन सरकार। मैंने कहा था मेरे परिवार पर जरा भी आंच आई तो मैं तुम लोगों को जिंदा गाड़ दूंगी, और तुमने वही गलती की। सरकार ने उसकी तरफ डर के मारे देखा। आर्या ने उसे घूरा और फिर कहा, ये बात तुम भी जानते हो कि मैं चाहूं तो अभी तुम्हें यही मार सकती हूं और कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा, न पुलिस न तुम्हारे लोग। सरकार ने अटकते हुए कहा, तुम दादा साहिब के खिलाफ नहीं जा सकती। आर्या ने कहा, मैं कुछ भी कर सकती हूँ सरकार। मैं बाबा साहिब की तरह नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक रूल मानती हूँ कि हर रूल तोड़ने के लिए बनाया जाता है। इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि बाबा साहिब की तरह मैं भी चुप रहूंगी तो तुम्हारी गलत फहमी है ये। सरकार की गिग्गी बन गई। वो जानता था कि आर्या का दिमाग घूमा तो यही उसका राम नाम सत्य कर देगी। आर्या ने उसकी तरफ देखा और फिर मुस्कुरा कर कहा, डोंट वरी,
आज वो दिन नहीं है, पर हां, जो तुम सोच रहे हो ना, वो दिन भी आएगा। खैर, तुम लोगों ने मुझे चेतावनी दी थी ना, ये मेरी चेतावनी है तुम लोगों के लिए। इतना कहकर आर्य ने उसकी कॉलर छोड़ दी। आर्य ने उसे घूरा और फिर आगे बढ़ गई। उसने रॉड उठाई और सरकार की तरफ देखा। सरकार भी उसकी तरफ देख रहा था। आर्य ने रॉड घुमाई और फिर एक जोरदार वार कार के फ्रंट शीशे पर किया। शीशा चकनाचूर हो गया। सरकार और उसके आदमियों ने सिर पर हाथ रखे और झुक गए। आर्य ने सबकी तरफ देखा और फिर रॉड को कंधे पर रखकर अपनी कार की तरफ बढ़ गई। सरकार ने हाथ हटाया और कार की तरफ देखा। उसने जाती हुई आर्य की तरफ देखा और फिर चिल्लाकर कहा, तुम्हें यह बहुत महंगा पड़ेगा। आर्य चलते चलते मुस्कुरा दी, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वरिष्ठ और वशिष्ठ भी कार के पास खड़े हो गए। आर्य ने दरवाजा खोला और फिर सरकार की तरफ देखा। उसके बाद वो तुरंत कार में बैठ गई। अब सिमा, वरिष्ठ और वशिष्ठ कार में बैठ गए। आर्य ने एकदम से कार घुमाई और चली गई। उन लोगों के जाते ही सरकार ब्रिज पर पूरे जोर से चीखा, आर्या! आर्य ने कार एसआर के बाहर लगा दी। वो चारों बाहर निकल आए। वो लोग अंदर जाने लगे कि तभी अभव सिम्हा ने कहा, जो तुमने आज किया उसके लिए आई कैन अरेस्ट यू। आर्य ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, क्या? अभव सिम्हा ने कहा, सरकार को तुम। आर्य ने उसे ठोकते हुए कहा, सरकार? सरकार के साथ क्या किया? इतना कहकर उसने वरिष्ठ और वशिष्ठ की तरफ देखा और फिर कहा, आज हम सरकार के साथ मिले थे क्या? वशिष्ठ ने कहा, सरकार के साथ नहीं तो क्यों, कुछ हुआ क्या? अभव सिम्हा ने कहा, तुम तीनों भाई बहन ड्रामा बंद करो। आज जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। आर्य ने मुस्कुरा कर कहा, तुम एक काम क्यों नहीं करते? सरकार को फोन करके क्यों नहीं पूछ लेते कि वो हमें आज मिला या नहीं? इतना कहकर आर्य अंदर की तरफ चली गई। वरिष्ठ और वशिष्ठ भी मुस्कुराकर उसके पीछे चले गए। अभव सिम्हा ने उन तीनों को हैरानी से देखा। अभव सिम्हा उन तीनों को हैरानी से देखता रहा। वो भी जाने लगा कि तभी फोन बज उठा। उसने चिढ़कर फोन को देखा तो स्क्रीन पर पापा कॉलिंग आ रहा था। अभव सिम्हा ने एकदम से फोन उठा लिया और फिर कहा, जी पापा। सामने से कमिश्नर की आवाज आई, कहां पर हो तुम? अभव सिम्हा ने कहा, जी मैं एसआर में हूं। कमिश्नर ने कहा, आज शाम को मित्तल साहब के घर पार्टी है, तुम्हें आना है। अभव सिम्हा ने हैरानी से कहा, पर पापा मैं ऑन ड्यूटी। कमिश्नर ने कहा, आर्या को भी इनविटेशन भेजा गया है, वो भी पार्टी में आएगी, तो तुम भी वहां पहुंच जाना, समझे? अभव सिम्हा ने जी पापा कहा और फिर फोन कट गया। अभव सिम्हा ने कहा, पापा मुझे पार्टी में क्यों बुला रहे हैं? इतना कहकर उसने सोचते हुए सिर झटका और फिर अंदर की तरफ चला गया। आर्या अंदर पहुंची तो अदिति मिल गई। अदिति ने कहा, आर्या तुम्हारे लिए पार्टी का इनविटेशन आया है मित्तल साहब की तरफ से। आर्या ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और फिर कहा, इस मित्तल को किस बात की खुशी हो गई जो पार्टी दे रहा है? अदिति ने कहा, उसकी बेटी वापस आई है अमेरिका से। वरिष्ठ ने कहा, कौन? वो पूजा मित्तल? वशिष्ठ ने हंसते हुए कहा, वही ना, जिसने 3 साल की ग्रेजुएशन में 5 साल लगाए थे। आर्या ने उसकी तरफ देखा और कहा, किसी की पढ़ाई के बेस पर उसे जज नहीं करते। वरिष्ठ ने कहा, यार अब उसकी हरकतें ही ऐसी थी, याद नहीं तुझे? वो अपनी बाजू पर ब्लेड से अधिराज का नाम लिखा करती थी, और जब उसे पता चला कि अधिराज किसी और को लाइक करता है, उसने अपनी बाजू पर कट लगा लिया था। आर्या ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, आई हेट दिस काइंड ऑफ गर्ल्स। सीरियसली मैन, काटना है तो दूसरों को काटो, खुद का खून कौन निकालता है बे? अदिति ने कहा, मुझे बताओ कि तुम जाओगी या नहीं, मुझे कंफर्म करना है। आर्या ने कहा, अगर मित्तल ने बुलाया है तो मतलब पार्टी में कुछ ना कुछ हंगामा जरूर होगा, कंफर्म कर दो, हम जा रहे हैं। अदिति ने सर हिलाया और चली गई। वशिष्ठ ने कहा, वहां जाना सेफ रहेगा? वरिष्ठ ने कहा, आर्य ने सही कहा, अगर उसने हमें बुलाया है तो कुछ ना कुछ बॉम्ब तो फटेगा, तो चलते हैं। और जब तक हम तीनों साथ में हैं, तब तक किस बात का डर? आर्य मुस्कुरा दी। तभी अभव सिम्हा वहां पर आया और उसने कहा, तुम्हें इनविटेशन मिला मित्तल की पार्टी का? आर्य ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और फिर कहा, तुम्हें कैसे पता चला? अभव सिम्हा ने कहा, मुझे पापा का फोन आया था कि मैं भी उस पार्टी में आऊं, इसलिए। इतना सुनते ही उन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वरिष्ठ ने कहा, यस वी गॉट इनविटेशन, हमारे साथ चल पड़ना। अभव सिम्हा ने सर हिला दिया। आर्य ने कहा, मैं जिम जा रही हूं।
इतना कहकर आर्या स्टेयर्स की तरफ चली गई। उसने जाते हुए मन में सोचा, कुछ तो बड़ा होने वाला है इस पार्टी में, समथिंग बिग। फिर उसने अपना सिर झटका और जिम की तरफ चली गई। सरकार फोन पर बात कर रहा था। आज तो मुझे लगा था कि वो मेरी जान लेकर ही मानेगी। अनिकेत ने सही कहा था, हमें घायल शेरनी को नहीं छेड़ना चाहिए था। सामने से बॉस की आवाज आई, गीदड़ की तरह डरना बंद करो, वो कुछ नहीं करेगी अभी। फिलहाल कुछ समय के लिए उसके बाप से दूर रखो उसे। सरकार ने कहा, आगे क्या करना है? बॉस ने कहा, आगे जो भी होगा वो आज शाम की पार्टी में होगा, तुम चुपचाप टाइम पर पहुंच जाना। सरकार ने कहा, पर वो आर्या, उसे पार्टी में आना पसंद नहीं है। बॉस ने कहा, उसकी तरफ से कंफर्म हो चुका है, वो आ रही है, तो तुम सब तैयार रहना। सरकार ने कहा, जी। सरकार ने जी कहा और फिर फोन कट गया। अपने कमरे में लैपटॉप खोलकर अधिराज अपने कानों में हेडफोन लगाए बैठा हुआ था। उसने हेडफोन निकाले और खुद से कहने लगा, आज रात की पार्टी में कुछ होने वाला है, पर क्या? किस बात के लिए बॉस ने पापा को तैयार रहने के लिए कहा? ये लोग करने क्या वाले हैं? अगर आर्या का भरोसा पूरी तरह से जीतना है तो मुझे पता करना होगा। आई हैव टू। उधर सरकार के अंदर जाते ही अनिकेत बाहर आया और उसने मन ही मन सोचा, आई होप आर्या तुम पूरी तरह से तैयार हो इस बार के लिए। इतना कहकर उसने गहरी सांस ली और फिर अपने कमरे में चला गया।